साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन में। आज का जो सेशन है वो है MCQ प्रैक्टिस सेट, जो हमारे कई साथी हैं उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि सर MCQ लाइए, क्योंकि MCQ से ज़्यादा प्रैक्टिस होती है और अपना नॉलेज भी बढ़ता है और ये भी पता लगता है कि पेपर किस टाइप का आने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन MCQ प्रैक्टिस सेट। आज बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, इसमें RBI के एक्ट भी हैं और कुछ मिक्स क्वेश्चन है। तो आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं बनाता, क्योंकि हमारे साथियों के पास समय की कमी रहती है। आप इस वीडियो को चलते फिरते कान में लीड लगा के भी देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल और साधारण भाषा में आपको बताया जाता है। इंग्लिश पे ध्यान न दें कि यार बहुत हार्ड है ये है, इसीलिए हमारे दिमाग में नहीं आता है। तो शुरू करते हैं सेशन को। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग दीज कैन बी नॉमिनी इन अ डिपॉजिट अकाउंट। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा है जो डिपॉजिट अकाउंट में नॉमिनी हो सकता है। माइनर, जो माइनर होता है, कंपनी या कोई भी कंपनी, HUF, इसकी फुल फॉर्म आती है HUF की। कल परसों मैंने आपको बताई होगी कि HUF की फुल फॉर्म होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HU और F, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसकी फुल फॉर्म है। और नीचे ट्रस्ट, कोई भी ट्रस्ट होता है। तो इनमें से कौन डिपॉजिट अकाउंट में नॉमिनी हो सकता है? तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए। जो माइनर है वो डिपॉजिट अकाउंट में नॉमिनी हो सकता है। ठीक है साथियों, अगर जिसको दिक्कत आती है हिंदी में, तो इंग्लिश में तो लिखा ही है, वो आप समझ सकते हैं। बाकी हिंदी में मैं पूरी कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, नॉमिनेशन फैसिलिटी रिलेटिंग टू डिपॉजिट अकाउंट आर अवेलेबल इन। इनमें से किस में, कौन सा जो डिपॉजिट अकाउंट है उसमें नॉमिनी की फैसिलिटी है? पहला क्वेश्चन है इंडिविजुअल अकाउंट इन सिंगल नेम, दूसरा है इंडिविजुअल अकाउंट इन जॉइंटली नेम, और सेल्फ प्रोप्राइटरशिप अकाउंट, या ऑल अबव, या इनमें से सभी। तो इसमें जो स्वयं का जो अकाउंट होता है, कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड। इसमें डिपॉजिट अकाउंट में नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, नॉमिनेशन फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। ऊपर वाले में जो क्वेश्चन था उसमें नॉमिनेशन की फैसिलिटी थी, लेकिन जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि इसमें से किस में ऐसा कौन सा है कि जिसमें नॉमिनेशन की फैसिलिटी नहीं है। पहला है लॉकर अकाउंट इन जॉइंट नेम विथ जॉइंट ऑपरेशन इंट्रोडक्शन। ये बोल रहा है जो लॉकर अकाउंट होता है उसमें जॉइंट नाम होता है, जो जॉइंट ऑपरेट होता है उसमें। या अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ कस्टडी। ये सेफ है, ठीक है, ये गलत लिखा है। सेफ कस्टडी अकाउंट ऑन मोर देन 1% डिपॉजिट ऑन जॉइंटली। जो सेफ कस्टडी का जो अकाउंट होता है जिसमें 1% ज़्यादा होता है, ज्वाइंट होता है जो, क्या उसमें नहीं है? और अगला है ज्वाइंट डिपॉजिट अकाउंट, क्या ज्वाइंट डिपॉजिट अकाउंट में नहीं है? या ऑल अबव है, इनमें से क्या सब में नॉमिनेशन फैसिलिटी है जो वो अवेलेबल नहीं है। तो इसका आंसर है सेफ कस्टडी अकाउंट ऑन मोर देन 1% डिपॉजिट ज्वाइंटली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए नोट विच इज श्रंक वास्ट इज कॉल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसको। अगर कोई नोट धुल जाता है अगर कोई नोट धुल जाता है और छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो उस नोट को क्या कहेंगे? म्यूटिलेटेड,
सॉइल्ड, इम्परफेक्ट या ऑल अबव या सभी, सब चीज़ कहेंगे उसको। म्यूटिलेटेड क्या होता है, सॉइल्ड क्या। अगर आपने ये वाली क्लास नहीं देखी है इंडियन करेंसी की, तो आप मेरा प्ले लिस्ट में जाके या आप सर्च करते हैं सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन, आपको यहाँ मिल जाएगा। ये केवल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन के लिए ही क्लास है, सिंपल और साधारण। तो इसका आंसर है इम्परफेक्ट। म्यूटिलेटेड नोट जो होता है, जैसे ये नोट है मान लिया जाए, जो यहाँ से कट जाता है, यहाँ से उसको म्यूटिलेटेड कहते हैं। अगर मैं सॉइल्ड की बात करूँ तो सॉइल्ड अगर 2 पीस हो जाते हैं या सॉरी खांसी हो रही है दोस्तों यार, म्यूटिलेटेड या इम्परफेक्ट, इसको बोलेंगे इम्परफेक्ट नोट। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका। अगला है माइनर इज डिफाइन इज। माइनर ऊपर भी आया था, जो माइनर है वो किस में डिफाइन है, बैंक के अंदर हर एक को किसी न किसी एक्ट में डिफाइन किया गया है। जैसे कस्टमर को कहीं और डिफाइन किया गया होगा, जो ग्राहक आता है, बैंकिंग सेक्टर को कहीं और डिफाइन किया गया, लेकिन जो माइनर है उसको कहाँ डिफाइन किया गया है। जो रिजर्व बैंक का एक्ट है, आपने पढ़े होंगे एक्ट, शायद नहीं तो उसकी भी MCQ ले आऊँगा मैं। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, जहाँ पर भी आपको BR मिलेगा, BR का मतलब होता है बैंक रेगुलेटिंग एक्ट। कहीं पर भी आपको BR मिले तो उसको समझना है बैंक रेगुलेटिंग एक्ट है। ये एक्ट हुआ करते थे पहले, आपको थोड़ा इसके लिए डीप जाना पड़ेगा, लेकिन कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। और लास्ट है ऑल अबव या इनमें से सब में माइनर को डिफाइन किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, इसमें माइनर को डिफाइन किया गया है। अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि माइनर कौन होता है। ये मैं काफ़ी दिन बता चुका हूँ आपको कि माइनर है जो, उसको किसे कहते हैं माइनर। ये आपका पहला क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट, द बैंक रेगुलेटिंग एक्ट इनिशियली, ये पास्ट है, PASSED। अगर गलती होती है तो आपको पता है, माफ़ी के तो हम हो जाती है गलती, पास्ट नहीं है, पास्ट है, PASSED। कि मतलब जो बैंक रेगुलेटिंग एक्ट है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था, जो निकल चुका है, जो पास्ट हो गया है, इनिशियली उसको किस नाम से जाना जाता था। बैंकिंग फर्म एक्ट 1949, ये तो गलत है। बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949, बैंकिंग यूनिट एक्ट 1949, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बैंक रेगुलेटिंग एक्ट है आया तो 1949 में ही है वो, लेकिन उसको पहले कंपनी के नाम से जाना जाता था, बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, द ओपनिंग ब्रांच बाय बैंक इन गवर्न अंडर। ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी। अगर मान लिया जाए किसी भी बैंक ने अपनी ब्रांच खोलनी है, तो इसमें कौन सा जो रेगुलेटिंग, कौन सा सेक्शन है, कौन सा बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट है कि हम एक नई ब्रांच खोल सकें। सेक्शन 23 बैंक रेगुलेटिंग एक्ट, सेक्शन 24 RBI एक्ट, सेक्शन 131 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और एक और ऑप्शन मिलेगा आपको नीचे, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने नई ब्रांच खोलनी है तो आपको ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 23 बैंक रेगुलेटिंग एक्ट के ही तहत आप नई ब्रांच खोल सकते हैं, अन्यथा आप नई ब्रांच नहीं खोल सकते। अगला क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक शैल एस्टेब्लिश अ फंड टू बी कॉल्ड द DEAF, डीफ, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, डिफाइन इज। किसमें ये डिफाइन किया गया है कि ये जो डीफ होता है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, एक फ़ंड होता है। और इस फंड को अगर मैं आपको बताऊं तो ये फंड ये होता है कि अगर आपने 24 महीने या उससे ज़्यादा 10 साल तक आपने अपने अकाउंट में कोई लेन देन नहीं किया, तो जो आपका पैसा है ना वो डीफ में चला जाता है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड फंड अवेयरनेस। हालांकि आपको मिल जाएगा पैसा, लेकिन ये जो पैसा है ये किसी सोसाइटी, बच्चों की पढ़ाई के लिए वहाँ यूज़ होता है, और जब आप चाहो तो आप इस पैसे को यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये कौन से एक्ट में बोला, बैंक रेगुलेटिंग एक्ट 1949,
NI एक्ट 1881, RBI एक्ट 1934 और RRB एक्ट 1976। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949, क्योंकि बैंक का ये है। अगला है RRB एम्पावर्ड बिजनेस और बैंकिंग इज डिफाइंड अंडर बैंक रेगुलेटिंग एक्ट। जो RRB होते हैं ना, जो रूरल बैंक होते हैं, रीजनल बैंक होते हैं, जिनको रीजनल बैंक बोलते हैं RRB, तो वो किस एक्ट के तहत डिफाइन किया गया है कि भाई ये बिजनेस के हकदार हैं। तो इसका आंसर तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ये तीन तो है नहीं, क्योंकि ये तो अपने एक्ट है, ये है RRB एक्ट 1976। वैसे नरसिम्हन समिति ने इस जो RRB है, इसके जो हेड थे वो थे नरसिम्हन समिति, उसी ने RRB को शुरू किया था 1975 में, लेकिन जो एक्ट आया था वो 1976 में आया था RRB का। ये सिंपल है इतना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नरसिम्हन समिति, थोड़ा समितियां आप देख लेना कि बैंकिंग से रिलेटिव कौन कौन सी समितियां थी। अगला क्वेश्चन है, RBI कैन कैरी आउट इंस्पेक्शन ऑफ एनी बैंक अंडर सेक्शन ऑफ बैंक रेगुलेटिंग एक्ट 1949। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी कि RBI आती है और आपके बैंक में इंस्पेक्शन करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा एक्ट है कि RBI आए, और ये तो RBI आती ही नहीं इंस्पेक्शन करे, तो कौन सा ऐसा एक्ट है कि RBI आए और आपके यहाँ इंस्पेक्शन करके चले जाए। उनको क्या ऑथराइजेशन है, कौन से एक्ट के तहत? एक्ट नंबर 35, 32, 34 या 31। तो इसका सिंपल आंसर है, RBI अगर आती है इंस्पेक्शन करती है तो उनको एक्ट जो है 35 के तहत वो आपके बैंक का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, FIU स्टैंड फॉर। FIU की फुल फॉर्म होती है पहले फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तीन ऑप्शन में फाइनेंस है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, और इसीलिए आपको धीरे 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 बताया जा रहा है ताकि मेरे भाई अच्छे से पढ़ें और पहले इस जो भी अटैम्प्ट होगा आप क्लर्क बने और आप अपनी सीट पे बैठें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नोट ऑफ विच पोर्शन इज मिसिंग इज कॉल्ड। मैंने पहले ही बता दिया आपको, अगर ये नोट है और यहाँ से मिसिंग हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं म्यूटिलेटेड नोट, जिसका पोर्शन मिस हो गया हो। ठीक है भाई। यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन है कि हु रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड्स बिजनेस इन इंडिया। जो म्यूचुअल फंड होता है जिसमें लोग रुपए लगाते हैं, उसको कौन रेगुलेट करता है? थोड़ा क्वेश्चन हटके है। म्यूचुअल फंड को RBI तो करेगी नहीं, इसको करती है सेबी, सिक्योरिटी, ये बैंक, ये जो सेबी है वो इसको रेगुलेट करती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर, ये इस म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करती है। अगला क्वेश्चन है, FATF बोले तो जो भी है बैंक से रिगार्डिंग है, फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली या वाशिंगटन DC। तो FATF का जो हेडक्वार्टर है वो मिलेगा आपको पेरिस में। ठीक है। नेक्स्ट, गार्निशी ऑर्डर एंड अटैचमेंट ऑर्डर आर रिसीव्ड सिमुलेटेनियसली एंड शुड बी गिवन प्रायोरिटी। अगर गार्निशी ऑर्डर अटैचमेंट ऑर्डर को रिसीव करना है तो इसमें से किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी? गार्निशी ऑर्डर को या अटैचमेंट को? किसी को ही नहीं या सबको? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अटैचमेंट ऑर्डर को प्रायोरिटी दी जाएगी यहाँ पे गार्निशी ऑर्डर से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन द गार्निशी एंड जजमेंट डेबिटर इज। जजमेंट डेबिटर और गार्निशी के बीच में क्या संबंध है? क्रेडिट डेबिटर,
डेबिटर क्रेडिटर, ट्रस्टी बेनिफिशियरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डेबिटर एंड क्रेडिटर। गार्निशी और जजमेंट के बीच में जो रिलेशन है वो डेबिटर और क्रेडिटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन द गार्निशी एंड कोर्ट। कोर्ट और गार्निशी के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो इसमें से ये तीन तो होते नहीं है। हमेशा कोर्ट तो बेनिफिशियरी होता है, तो गार्निशी रिलेशन बिटवीन गार्निशी और कोर्ट के बीच में होगा ट्रस्टी और बेनिफिशियरी, क्योंकि कोर्ट पे ट्रस्ट करना पड़ता है ट्रस्ट करना पड़ता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। गार्निशी और कोर्ट के बीच में यही रिलेशन होगा। हु इज़ द गार्निशी एंड गार्निशी ऑर्डर। इसमें से गार्निशी में गार्निशी ऑर्डर कौन सा होगा इसमें? हु इज द बैंक इन विच जजमेंट डेबिटर हैज डिपॉजिट। अगला है बैंक इन विच जजमेंट क्रेडिटर एंड डिपॉजिटर, और अगला है बैंक इन विच कोर्ट हैज डिपॉजिट एंड अगला है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक इन द विच जजमेंट क्रेडिट एंड डिपॉजिट। ये होगा गार्निशी ऑर्डर। गार्निशी में जो गार्निशी ऑर्डर होगा बैंक इन विच जजमेंट क्रेडिट हैज डिपॉजिट ही होगा इसका आंसर। बाकी अब की बार क्लर्क बन के दिखाएंगे, ये स्लोगन आज मैंने आपके लिए लिखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब की बार क्लर्क बन के दिखाएंगे। और इसके लिए आपको लाइक और शेयर करना है और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जितने लाइक करोगे उतना ही हमारा सपोर्ट होगा, और अगर गलतियाँ होती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर कोई गलत हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर ये गलत है, इसका आंसर ये है। सुधार करने की कोशिश करेंगे। हो जाता है, एक तो टाइपिंग में मिसिंग हो जाती है और कुछ बोलने में मिस हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही है। आज है संडे, एंजॉय करो और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहो। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक हाँ, टेलीग्राम पे आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, इसलिए मैंने टेलीग्राम का क्विज को थोड़ा ब्रेक दे रखा है। जब आप रिस्पॉन्स दोगे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम में आपने सर्च मारना है सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन, सबसे ऊपर ही आ जाएगा वो टेलीग्राम चैनल। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।